Welcome to YouTube channel Physics by SK Soni. Physics class 12th Chapter 1 Electric Charge and Field। और आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ इस चैप्टर का एक फेमस लॉ है जो चार्ज और फील्ड लाइन के बीच में रिलेशन बताता है, चार्ज और फ्लक्स के बीच में। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके कितने एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आज की स्लाइड का हमारा मेन व्यू होगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक कंडक्टर माना है जिसपे हमने प्लस चार्ज देके रखा है और उसके अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स निकल रहा है और वो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की हेल्प कर सकता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की साइड निकलती हैं, फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं। तो हम इस इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टर के एक छोटा सा पोर्शन एल लेंथ का हम ले लेते हैं और उस फील्ड लाइंस को ट्रैप करने के लिए हम एक आउटर कवर बनाते हैं जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। और गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, तो हम एक ऐसी गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो इस वायर की एल लेंथ को ट्रैप कर सके। तो वो डेफिनेटली एक सिलेंड्रिकल शेप होगी। अब सिलेंड्रिकल शेप में तीन डिफरेंट वैरायटीज आपको मिलेंगी सरफेसेस की। दो इसकी क्रॉस सेक्शनल सरफेसेस होंगी जो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के थ्रू शो की हुई हैं, और एक सी इसकी होगी कर्व्ड सरफेस। और अब इन तीनों सरफेस में से कहाँ कहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स कंट्रीब्यूशन है वो हमें देखना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। डॉट मतलब यहाँ स्केलर प्रोडक्ट है, कॉस थीटा आएगा। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ए पॉइंट पे जो ई और डी एस के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। लेकिन ए और बी में जो एरिया है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ए और बी में थीटा की वैल्यू 90 दिख रही है, लेकिन सी जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, मतलब वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है। तो जैसे हम इस लूप इंटीग्रल को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ई डी एस अलॉन्ग ए, ई डी एस अलॉन्ग बी एंड ई डी एस अलॉन्ग सी, तो इसमें से ई डी एस अलॉन्ग ए में कॉस 90 आएगा, ई डी एस अलॉन्ग बी में कॉस 90 आएगा, ई डी एस अलॉन्ग सी में कॉस 0 आएगा। तो ई बाहर आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, और डी एस यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का एक छोटा सा एरिया है। अगर हम टोटल एरिया निकालेंगे तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होगा। अब हमारे पास फिर से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 2 पाई आर एल को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर देंगे। हमें क्यू यहाँ मालूम नहीं है तो हम इसको लैम्डा के टर्म में रिलेट करेंगे, क्योंकि इन्फिनाइट लाइन चार्ज है। तो क्यू इक्वल टू यहाँ पर लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, या सिंप्लीफाइड टर्म में ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है जो 9 इंटू 10⁻9 होती है। अब हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट चार्ज। इसके पहले हमने जो किया था वो एक लाइन चार्ज था, अब हम यहाँ एक शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम यहाँ देखेंगे। फिर से हमने एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक इनफाइनाइट थिन शीट मान ली है जिसपे हमने यूनिफॉर्मली फील्ड चार्ज प्लस माना है, और चार्ज इनफाइनाइट है तो हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा शो करते हैं। अब इसके अलॉन्ग हमें कितना फील्ड और कितनी फ्लक्स लाइन्स है वो हमें निकालना है। तो सरफेस या फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं, तो इसके एक स्मॉल पॉइंट, कोई एक पॉइंट पी मान लेते हैं, कहाँ वहाँ पे हमें कितनी फील्ड लाइन्स निकल रही हैं वो हमें देखना है। तो दोनों साइड हमने एल डिस्टेंस पे एक नॉर्मल डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे हमने दोनों साइड से हमने दो पॉइंट के अलॉन्ग हमने यहाँ पे ए और बी मान लिए, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
की डायरेक्शन और ds जो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों सिमिलर है। लेकिन एक और जोन यहाँ बचेगा जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। तो फिर से हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कर्व्ड लूप इंटीग्रल। अब इस लूप को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लूप इंटीग्रल को ए बी और सी पार्ट में हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, जिसमें से ए पार्ट में cos 0 आएगा क्योंकि ए पार्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी पार्ट भी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, सी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे cos 90 0 हो जाएगा तो हमारे पास केवल दो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेंगे ds के थ्रू। 2 और e को हमने बाहर ले लिया, अब बचा रहेगा केवल ds, और ds यहाँ का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर हम यहाँ r रेडियस मानते हैं तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मानेंगे तो एल स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर मानेंगे तो एल इंटू बी हो सकता है। हम इसको यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से 2e इंटू ए यहाँ पे इसका एरिया क्रॉस सेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर से हमने इक्वेट कर दिया तो 2e इंटू ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितने भी डेरिवेटिव हैं उसमें हम पहले डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगा रहे हैं, उसके बाद गॉस थ्योरम से इक्वेट कर रहे हैं और हमारा आंसर आ जा रहा है। तो E इक्वल टू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ना तो हमें Q पता है ना A पता है, तो Q अपॉन A हमारे पास सिग्मा होता है, तो सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, उसको हम यहाँ से लिंक करेंगे तो हमारे पास E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसके पहले हमने जो एप्लीकेशन किया था वो एक शीट का था, अब हम यहाँ दो पैरेलल शीट ले रहे हैं और उनके डिफरेंट जोन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हम निकालेंगे। केस 1 में हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं और इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में से सिग्मा 1 को हमने हायर मान लिया है। अब हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलती है, तो सिग्मा 1 की शीट के लेफ्ट हैंड साइड E1 की डायरेक्शंस और राइट हैंड साइड इसकी E1 की डायरेक्शन शो की गई है, आउटवर्ड है, और सिग्मा 2 की भी अगर हम डायरेक्शंस निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायरेक्शन शो की गई हैं। अब हमें यहाँ पर तीन डिफरेंट रीजन मिलेंगे, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। रीजन 1 में हम देख सकते हैं कि E1 और E2 की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, सिमिलर है, मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो सकती हैं। रीजन 2 में देखें E1 की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, लेकिन E2 की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। और रीजन 3 में फिर से दोनों की साइड राइट हैंड साइड मूव हो रहे हैं, मतलब ये दोनों ऐड होंगे। तो हमारे पास तीन डिफरेंट रीजन में तीन डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। रीजन 1 में E इक्वल टू E1 प्लस E2, रीजन 2 में E इक्वल टू E1 माइनस E2 और रीजन 3 में E इक्वल टू E1 प्लस E2। और वैल्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। केस 2, केस 2 में हमने एक चार्ज डेंसिटी प्लस और एक चार्ज डेंसिटी माइनस मान ली, तो हमारे पास दो शीट फिर मिल गई हमें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रख दी हमने। E1 जो हमारा पॉजिटिव चार्ज के थ्रू निकल रहा है ये आउटवर्ड फील्ड लाइन शो करेगा, और जो E2 होगा वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के थ्रू निकल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस आती हैं, इनवर्ड होती हैं, तो इसमें फील्ड लाइंस टू द शीट आ रही हैं। अब फिर से हमारे पास यहाँ तीन रीजन बनेंगे, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। रीजन 1 में हम देख सकते हैं कि E1 की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है जबकि E2 की डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्ट होंगे। रीजन 2 में हम देख सकते हैं कि E1 की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड की तरफ है और E2 की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड की तरफ है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों ऐड होंगे। रीजन 3 में हम देख सकते हैं कि E1 की डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ है, लेकिन E2 की डायरेक्शन टू द शीट की होने की वजह से, क्योंकि फील्ड लाइंस कमिंग टुवर्ड द शीट है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो रीजन 1 में E इक्वल टू E1 माइनस E2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रीजन 2 में E इक्वल टू E1 प्लस E2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और रीजन 3
में E इक्वल टू E1 माइनस E2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम केस 3 पे आ रहे हैं, जहां पे हम इनकी चार्ज डेंसिटी तो सेम मान रहे हैं लेकिन नेचर ऑफ चार्ज अपोजिट मान लेते हैं। एक सिग्मा प्लस है और एक सिग्मा माइनस है। तो E1 जो है उसमें चार्ज फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। E2 जो है उसमें फील्ड लाइंस इनवर्ड है। फिर से हमारे पास 3 रीजन, लेकिन इसमें ये फायदा होगा कि सिग्मा सेम होने की वजह से वैल्यू कहीं जीरो भी हो सकती है। तो रीजन 1 में E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है। रीजन 3 में भी E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन रीजन 2 में दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो फिर से हमारे पास 3 डिफरेंट आंसर आएंगे, लेकिन रीजन 1 और रीजन 2 में E1 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू सेम होने की वजह से जीरो हो जाएगा, लेकिन रीजन 2 में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 की वैल्यू सेम होने की वजह से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस रीजन 2 के केस का यूज हम कैपेसिटेंस जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है उसमें करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल। तो इसमें स्फेरिकल शेल में हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। हम स्फेरिकल शेल के बाहर हों, हम स्फेरिकल शेल पे हों, या हम स्फेरिकल शेल के अंदर का कोई पॉइंट लें। तो हमारे पास पहला केस हम मान रहे हैं, हमने एक स्फेरिकल शेल आर रेडियस का ले लिया और हमने उसके आउटवर्ड एक पॉइंट पी लिया है। तो हमें उस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट से होती हुई कि हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कि सर्टेनली स्फेरिकल शेप में ही होगी। उसकी रेडियस, उसकी डिस्टेंस हमने स्मॉल आर मान ली, और अगर हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन देखते हैं दोनों सेम होंगी, तो यहाँ cos 0 1 हो जाएगा। cos थ्योरम के हिसाब से फाई इक्वल टू ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पे ई और डी एस की डायरेक्शन सेम है, दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलता है और सरफेस की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर ही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से E बाहर आ जाएगा और ds क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds छोटा सा एरिया है स्फेरिकल सरफेस का जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का भी फॉर्मूला था। अगर हम यहाँ पे सिग्मा के टर्म में लेना चाहें तो सिग्मा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज स्फेयर पे है ना कि गॉसियन सरफेस पे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। केस 2 देखते हैं, जब ये जो पॉइंट हमें लेना है अगर वो इसकी सरफेस पे है तो मेथड अप्रॉक्सीमेट पिछले वाले स्टेप जैसी होगी, ds और e की डायरेक्शन सेम होंगी। गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, eds cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, और हमारे पास eds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। e बाहर निकलने के बाद ds बचेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और ds यहाँ पे सरफेस एरिया होगा जिसमें हम यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे। तो E इक्वल टू यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर होगा। सेम टू सेम है, पिछले वाले जैसा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला रखेंगे तो कट होने के बाद इसका आंसर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब इसका केस 3 देखते हैं, जब हम इसके इनसाइड, सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हमने गॉस थ्योरम लगाया, फाई इक्वल टू ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों की डायरेक्शन सेम है, cos 0 1 हो गया। तो ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई लूप इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इनसाइड द स्फीयर चार्ज 0 होता है जिसकी वजह से ई इक्वल टू भी 0 होगा। मतलब स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो इसका ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। आर डिस्टेंस के पहले तक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जैसे ही कैपिटल आर डिस्टेंस पे पहुंचते तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है।